पुष्पा की सारी दलीलें एक एक करके व्यर्थ हो गई थी। सुरेश जी अड़िग थे कि उन्हें तो आश्रम जाना ही है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। अगर ऐसा ही है और तुम्हारा जाने का मन नहीं है तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अपना अंतिम हथियार फेंकते हुए उन्होंने कह ही दिया था। पुष्पा फिर चुप रह गई। पति का स्वार्थ ठीक रहता नहीं है। फिर अब उम्र भी ऐसी नहीं ही कि अकेले यात्रा कर सके, तो फिर उन्हें अकेला कैसे भेज दे। वहाँ कुछ हो गया तो कौन संभालेगा इन्हें। आखिरकार जब कुछ कहते नहीं बना तो उसने साथ जाने की हामी भर ही दी थी। ठीक है, अब तैयारी करो। मैं तो अपना सामान पहले ही जमा चुका हूँ। सुरेश जी ने फिर बात में खत्म कर दी थी। ऐसा नहीं था कि पुष्पा पहली बार ही आश्रम में जा रही थी। वहाँ तो वे लोग पिछले कई सालों से जा रहे थे, पर इस बार सुरेश जी ने तय किया कि अब वहीं रहना है। आश्रम की आजन्म समस्या लेंगे वे, और इस बात को कई बार कह भी चुके थे। देखो, हम लोगों का गृहस्थाश्रम का समय अब पूरा हो गया। भगवान की कृपा से सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई। बेटे अपने सेट हो गए, शादी विवाह कर दी, बेटी भी ब्याह दी। अब हमें सुरेश जी वाक्य पूरा करते पर बेटी शब्द के बाद उन्होंने क्या कहा। पुष्पा के कान मानो शून्य होकर रह जाते। एक ही शब्द दिलो दिमाग के तक ठक ठक करता रहता, बेटी बेटी। हाँ, बेटी ही तो है नंदी, जिसे अब सब लोग नंदी के ही नाम से पुकारते हैं। और बेटी का करुण दयनीत चेहरा फिर आंखों के सामने घूमने लगता। देर तक वह उसे ओझल नहीं कर पाती। नंदी उनकी बेटी नाजो पली दोनों बेटे के काफी समय बाद हुई थी, तो वह अब तक नन्ही गुड़िया सी ही लगती थी। हाँ, अभी कम उम्र की ही तो थी, पर यहाँ भी सुरेश जी की ही जिद थी कि नौकरी से रिटायर्ड होने से पहले बेटी को विवाह देना है। मुश्किल से वह हाई स्कूल ही तो पास कर पाई थी। पढ़ने में इतनी कुशाग्र कितना मन था उसका आगे पढ़ने का। पिता के सामने तो उसकी बोलती बंद हो जाती थी। बस माँ से ही जिद करती, माँ बाबूजी से कहो ना मेरे विवाह की इतनी जल्दी ना करे। इतनी जल्दी तो तुमने भैया लोगों के भी विवाह नहीं किया, मुझे पढ़ने दो ना, इतना कहा था पुष्पा ने तब सुरेश जी से, पर वह उल्टे उसी पर बिगड़ पड़े थे। तुमने ही तो बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। अरे इतनी बार कह चुका हूँ कि नहीं है हैसियत मेरी लड़की को आगे पढ़ाने की। और फिर चाल जमाते आगे पढ़ भी गई तो कौन सा तीर मार लेगी। आखिरकार उसे विवाह कर ससुराल ही तो जाना है। फिर अभी तो लड़के वालों के यहाँ से रिश्ते भी आ रहे हैं। फिर कहाँ मैं सबके दरवाजे हाथ जोड़ता जाऊंगा। आखिर मेरा भी तो कुछ ख्याल करो कि गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर 2 घड़ी भगवान का नाम ले सको। गृहस्थी, जंजाल, बंधन। सुरेश जी के ये शब्द नए नहीं थे पुष्पा के लिए। अब तो खैर नौकरी से मुक्त हो चुके हैं, पर वह तो प्रारंभ से ही ऐसे शब्द उनके मुंह से सुनती आ रही थी। और इस आरंभ की
सदस्यता लेने का भी उनका निर्णय काफी समय पहले हो चुका था। खैर, आनन फानन में बिटिया विवाह दी। वह तो बाद में पता चला था दामाद मलयंग की बीमारी का। अरे पीलिया ही तो है, कुछ भी कह लो, हेपेटाइटिस नहीं, पर ऐसी बीमारी कोई गंभीर रोग नहीं है। पता नहीं कोई और गंभीर रोग था या नहीं, पर शादी के 6 महीने बाद ही बेटी विधवा हो गई। नंदी पुष्पा का कलेजा सिर से झुक को आने लगता। खबर सुनी थी तो उसी समय उससे गश आ गया था। बदहवास सी फिर बेटी की ससुराल भी गई। सफ़ेद विधवा और खुले केश में पथराई आँखों से उसे देखती नंदी उसके तो मानो आंसू भी सूख चुके थे। क्या यही उसकी गुड़िया थी? नाजों में पली माँ उनके गले से लगकर नंदी का वो चित्कार भरा स्वर अभी भी दिल दहला जाता है। पता नहीं कैसे रहेगी बिटिया यहाँ, पर उसकी सास ने तो 2 टूक निर्णय उसी समय सुना दिया था। अब यह इस घर की बहू है, जैसे भी हो रहना तो यही है इसे। 2 महीने फिर रात दिन गिन गिन कर काटे थे। पुष्पा ने एक बार दबे स्वर में फ़ोन किया था समधिन को, ना हो तो नंदिता को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दे, थोड़ा चेंज हो जाएगा तो। फिर समधिनी जी फ़ोन पर ही बिगड़ी थी। आप तो एक पारंपरिक परिवार से हैं, सारे रीति रिवाज जानने वाली। साल भर से पहले तो नंदिता घर से बाहर जा ही नहीं सकती है, आपको पता होना चाहिए। फिर अब ये हमारी जिम्मेदारी है, आप परेशान न हो। नंदी से तो फ़ोन पर ढंग से बात भी नहीं हो पाती थी। मन ही नहीं माना तो पुष्पा की एक दिन वहाँ पहुँच गई। 2-3 महीने में ही बेटी एकदम भटक गई थी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी दिन भर घर के काम में उलझी सास जेठानी सब हुक्म चलाती रहती उस पर। बड़ी मुश्किल से दोपहर को थोड़ा सा समय निकालकर माँ से एकांत में मिल पाई थी। माँ मुझे घर ले चलो, सिसकियों के बीच इतना ही बोल पाई थी कि तभी टोह लेती हुई छोटी ननद वहाँ पहुँच गई। लौटते समय पूरे रास्ते आंसू बहते रहे थे। पुष्पा के सुरेश जी से कहा तो और बिगड़े ही थे उसी पर। तुम्हें क्या आवश्यकता थी वहाँ जाने की? हमने अब कन्यादान कर दिया है, बेटी विवाह दी है, अब उसका सुख दुख उसी घर से बंधा है, समझी? पुष्पा की आंखें और पथरा गई थी। कैसे बाप है, वहाँ बेटी तिल तिल कर मर रही है और इन्हें कोई दुख नहीं। बेटी विवाह दी तो क्या सारे बंधन ही टूट गए उससे? ठीक है, वे लोग समर्थ हैं, अच्छा कमा खा रहे हैं, दूर भी हैं, तो क्या उनकी चिंता नहीं है हमें? बेटी भी सुख से रहती तो और बात थी, पर यहाँ तो पहाड़ जैसा दुख टूट पड़ा है उस पर। अब हम उसे सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा? फिर इन सब जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर हम आश्रम में कौन से भगवान को खोजने जाएंगे? हाँ, सुबह 6 बजे की ही ट्रेन है। सोच तो यही है कि अब लंबे समय तक वहीं रहा जाए। तैयारियां हो चुकी है। सुरेश जी शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। पुष्पा को याद आया कि तैयारी तो उसे भी करनी है। बेमन से कुछ कपड़े बैग में इकट्ठे किए। सुरेश जी तो अपनी
अध्यापिक पुस्तकों साथ रखते थे। बस गाड़ी चली तो सामान निकाल लिया। पुष्पा चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। पहाड़, पेड़, नदी, सबके बीच उसे नंदी का करुण चेहरा ही दिखाई दे रहा था। जैसे बेटी चीख चीख कर कह रही हो, माँ मुझे अपने पास बुला लो। माँ कहाँ दूर भाग रही हो मुझसे? तुमने तो जन्म दिया है मुझे, फिर क्यों मेरा दुख तुम्हें पूछा नहीं? घबरा कर आंखें मूंद ली उसने। इस प्रकार पीठ फेर लेने से जिम्मेदारियां थोड़े ही कम हो जाती है। बहन जी, यदि तो कहा था नंदी के स्कूल की हेड मास्टर ने। नंदी उनकी प्रिय छात्रा रही थी। फिर उसे जल्दी ही विवाह देने के निर्णय पर भी वे काफी नाराज हुई थी। और इस दुख भरी घटना की खबर जब उन्हें मिली तो एक बार स्वयं जाकर भी नंदी से मिल आई थी और तभी पुष्पा के पास आई थी। देखिए पुष्पा जी, आप अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकती हैं। नंदिता एक मेधावी छात्रा रही है, उसे यहाँ बुलाए। मैं उसके आगे की पढ़ाई का प्रबंध करूँगी। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए। आप स्वयं सोचिए कि किस दुर्दशा में जी रही है वह। उस दिन खुलकर पुष्पा ने सुरेश जी से कहा भी था, आपके दोस्त हैं निर्मल जी, उनकी बेटी की ससुराल में नहीं बनी तो यहाँ बुला लिया है। अब पढ़ा लिखा रहे हैं, पर हमारी नंदी तो नीलिमा जी कह रही थी। नीलिमा जी, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हमारे यहाँ के रीति रिवाज सब भूल गई तुम। दूसरों की बात और है, पर हमारे यहाँ जब बेटी ससुराल जाती है तो फिर ताउम्र वहीं की होकर रहती है। समझी तुम? अगर तुम भूल गई हो तो मैं याद दिलाऊं। क्रोध में सुरेश जी की आवाज़ काँप रही थी। पुष्पा अपने आंसू पीकर रह गई। इस आश्रम में तो पिछले वर्ष भी आई थी वह। तब सब कुछ कितना सुहावना लगा था। मंदिर में देवी की मूर्ति के सामने बैठी वह घंटों पूजा करती, पर आज तो देवी की मूर्ति देखकर उसे चिढ़ हो रही थी। वह सोचने लगी थी कि अगर देवी या भगवान होते तो क्या इतना पूजा पाठ करने के बाद यही हद होता? यह सब एक अंधविश्वास ही तो है। उसे नंदी का करुण चेहरा दिख रहा था। माँ, नंदी का आंसू भरा कांपता स्वर। कुछ घबराकर वह बाहर आ गई थी। आज मन पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। सुरेश जी तो शायद अपना आजन्म आश्रम की सदस्य का फॉर्म जमा करने धीरे धीरे चलकर वह उस पिछवाड़े में बने छोटे से बगीचे की पत्थर की बेंच पर बैठ गई थी। आंखें सुदूर में पता नहीं क्या ताक रही थी। पुष्पा तभी पीछे से सुरेश जी का स्वर सुनाई दिया। थका हारा उदास था। क्या हुआ? सुरेश जी तब पास ही बेंच पर आकर बैठ गए। इतने चुप तो कभी नहीं थे। क्या हुआ? पुष्पा ने फिर पूछा था। कुछ नहीं, अभी जीजी का फोन आया था मेरे मोबाइल पर। राम दादा की बेटी शिखा नहीं रही। शिखा? राम दादा की बेटी? एकदम से चौंक गई थी पुष्पा।
हाँ, रात को नींद की गोलियां खा ली उसने। शायद आत्महत्या का मामला। जीजी कह रही थी कि हमें फौरन जबलपुर जाना होगा, पर पुष्पा को याद आया कि शिखा अपने किसी सहपाठी से विवाह की इच्छुक थी, पर राम दादा का और पूरे परिवार का जबरदस्त विरोध था। शायद सुरेश जी भी अब यही सोच रहे थे। बहुत देर बाद उनका धीमा स्वर सुनाई दिया पुष्पा को, अब हम अपनी नंदी को भी अपने पास बुला लेंगे, आगे पढ़ाएंगे ताकि उसका भविष्य बन सके। मैंने अपने आश्रम की समस्या का फॉर्म वापस ले लिया है। पूजा पाठ में भी भरोसा नहीं रहा, यह सब एक छलावा है। अब चकित होकर पुष्पा सुरेश जी की तरफ देख रही थी। दूर घनी बदली के पीछे शायद आशा की कोई किरण चमक उठी थी।